हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 4 का सेक्शन बी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सेक्शन बी कितने मार्क्स का होगा? 18 मार्क्स का होगा। ईच मार्क्स कैरीज 2 मार्क्स। 25 से लेकर 37 के जो क्वेश्चंस है वो बी में इंक्लूड होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, Which are the things that are included in our cultural heritage? Cultural heritage में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो our cultural heritage includes palaces, buildings, sculpture, stupa, vihar, चैत्य, temples, mosque, tomb, forts and gate. उसके अलावा हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ अवर फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट की जितनी भी जगह है वो भी कल्चरल हेरिटेज में ही आएगी, जैसे कि साबरमती आश्रम, डांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन जो कोलकाता में है, दिल्ली, एसेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज। देन इसके अलावा लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, युद्ध शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र एसेट्रा आर द इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीजें दुनिया को किसने दी है? इंडिया ने। ठीक है, तो दिस कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन कल्चरल हेरिटेज। फिर है एक्सप्लेन आवर फंडामेंटल ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो आर्टिकल नंबर याद रखना पड़ेगा, 1 मार्कर्स में भी पूछ सकते हैं। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन इन आर्टिकल 51A। उसमें भी आर्टिकल नंबर 6, 7, 9 जो है वो ड्यूटीज हमको बताते हैं। क्या है? सबसे पहला, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवर हार्मोनियस कल्चर, प्रोस्पेरिटी एंड टू प्रिजर्व इट। सबसे पहले हमको हमारे कल्चर का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, तभी जाके हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। फिर to maintain the forest, river, ponds, wild animals and birds along with maintaining natural environment and to show compassion for all living creatures। यानी कि environment को maintain करने के साथ साथ forest, river, ponds और wild animals का भी ध्यान रखना है, और जितने भी living organism हैं, living creatures हैं इस अर्थ में, उन सब की तरफ क्या दिखाना है? कंपैशन, यानी कि दया भाव। हमारी वजह से जितने वाइल्ड एनिमल सफर कर रहे हैं उनको सिंपैथी बताना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? कंपैशन। एंड देन लास्ट इज टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिव अप वायलेंस। वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म नहीं पहुंचाना है। दीज आर द ड्यूटीज टू प्रिजर्व द हेरिटेज। देन नेम द राइटर्स ऑफ संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात। संगीत रत्नाकर इज रिटन बाय पंडित सारंगदेव और संगीत परिजात इज रिटन बाय पंडित अहोबले। तो सिर्फ इतना ही है, 1 मार्कर में भी आ सकता है। देन राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांसेस अलॉन्ग विद देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब 2 मार्क्स का है तो सिर्फ टाइप्स और प्लेस ऑफ ओरिजिन लिखेंगे तो मिल जाएंगे 2 मार्क्स। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखना। इंडिया हैज वाइड वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिकल डांसेस। दे आर भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, कथक डांस और मणिपुरी डांस। तो भरतनाट्यम इज ओरिजिनेटेड इन तंजौर, तमिलनाडु। कुचिपुड़ी इज ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। कथकली केरला। कथक डांस उत्तर प्रदेश। कथक डांस के लिए एक सेइंग भी है, कथक करे सो कथन कहावे। ठीक है, तो कथक इज ओरिजिनेटेड इन यूपी और फिर मणिपुरी डांस इज ओरिजिनेटेड इन मणिपुर। बस इतना ही लिखना है। फिर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फतेहपुर सिकरी। So it is 26 miles away from Agra in UP. Akbar has founded this city in the memory of Sufi saint Sheikh Salim Chishti. He made his own capital city. देखो, फतेहपुर सिकरी बनाया किसने? अकबर ने बनाया आगरा में। किसकी याद में? तो सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती। और बाद में अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी कैपिटल सिटी भी बना लिया था। द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ सिकरी वॉज कंप्लीटेड टिल 1572 तक पूरा कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया था। द बेस्ट बिल्डिंग्स अमंग देम आर पैलेस ऑफ बीरबल, गोल्डन पैलेस ऑफ बीबी मरियम। बीबी मरियम यानी कि जो अकबर का सक्सेसर था, उसकी जो मदर है उसको टाइटल दिया जाता था मरियम उस जमानी। तो अकबर के बाद जो उसका बेटा है उसका नाम है सलीम, जिसको हम जहांगीर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए मरियम उस जमानी उनका महल है। फिर जामा मस्जिद एंड बुलंद दरवाजा, और मेन अट्रैक्शन तो बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा ऑफ फतेहपुर सिकरी इज 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाई। क्लियर? नेक्स्ट, where is Humayun's tomb situated? Give information about in brief. The tomb of Humayun is at Delhi, is the best specimen of Mughal architecture। कहाँ पर है? दिल्ली में है।
आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं इट वॉज बिल्ड बाय हिज वाइफ क्वीन हमीदा बेगम। किसने बनाया? हुमायूं की डेथ के बाद उसी की वाइफ ने, हमीदा बेगम ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया। किस स्टाइल में? ईरानियन स्टाइल में। एंड रेड एंड व्हाइट स्टोन्स वर स्किलफुली यूज्ड इन इट। फिर आता है इन विच वेटलैंड्स रीजन ऑफ इंडिया डू दी माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू स्पेंड दी विंटर। तो इंडिया में कहाँ कौन से ऐसे वेटलैंड्स हैं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर के लिए आते हैं? सो ड्यूरिंग विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस कम इन वाटरशेड एरिया ऑफ क्योलादेव नेशनल पार्क। कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान। ठीक है। और दूसरा क्या है? नल सरोवर। कहाँ पर है? गुजरात। तो यहाँ पे दो प्लेसेस मेंशन है जहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स विंटर में आते हैं। Then why is there an increase in the usage of non-conventional energy today? Non-conventional का मतलब क्या होता है? Renewable energy resources का यूज क्यों इतना हो गया है? So today most of the world's energy needs are satisfied by energy resources like कोल, नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल ऑयल एंड वुड, ये सब ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये सब क्या है? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है एंड लिमिटेड इन क्वांटिटी। कन्वेंशनल एनर्जी का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल। क्लियर? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि नॉन रिन्यूएबल। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर उनको वापस लाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे, इसलिए नॉन रिन्यूएबल। Now, hydro energy, wind energy, solar energy, etc. are non-conventional energy resources. अब क्योंकि ये non renewable हैं, ठीक है, इसलिए हमको दूसरा ऑल्टरनेटिव चाहिए होगा। तो हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर, ये सारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि कैसे है? रीन्यूएबल हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। फिर दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इन अबेंडेंस, बहुत ज़्यादा भी हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पॉल्यूशन भी नहीं करते हैं। इस वजह से नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो डिमांड है वो आज बढ़ता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, वाई इज माइका यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस? सो अगर प्रोडक्शन की हम पहले बात करें तो माइका के प्रोडक्शन में इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन दी वर्ल्ड। फिर इट इज फायर रेजिस्टेंस एंड अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होने की वजह से ही माइका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ज्यादा यूज होता है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक मोटर्स, डायनेमो, रेडियो, टेलीफोन, कार्स, स्टीमर्स एक्सेट्रा। और आयरन में भी ये इस्तेमाल होता है। आयरन में माइका की वजह से, क्योंकि माइका इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आयरन हीट हो जाती है, लेकिन माइका जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको लीक होने नहीं देता। ठीक है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज करते हैं। देन मेंशन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया। जूट इंडस्ट्री ज्यादातर वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड है क्योंकि वहां पर लेबर भी बहुत सस्ता है और बाकी सारी चीजें भी फैसिलिटी इजिली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा प्रॉब्लम फेस्ड बाय। Much water is needed to purify jute, so most of the mills are located on the bank of river हुगली। ठीक है, ज्यादा पानी चाहिए होता है, इस वजह से ये नदी किनारे पर ही ज्यादातर इसकी इंडस्ट्रीज होती है। हुगली रिवर जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, सो इट इज कंसंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। द डिमांड फॉर जूट हैज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ अदर ऑप्शंस इन पैकिंग मटेरियल्स फॉर गुड्स। अब धीरे धीरे जूट का डिमांड कम होता जा रहा है क्योंकि जूट पहले पैकिंग में ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब पैकिंग में जगह किसने ले ली? प्लास्टिक की। ठीक है, तो अब ज्यादातर प्लास्टिक यूज होता है, इस वजह से जूट का डिमांड कम होता जा रहा है। ऊपर से जूट इज फेसिंग सच प्रॉब्लम्स लाइक मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ जूट। जूट का प्रोडक्शन करने में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है लेकिन सामने से जूट की डिमांड ही नहीं आती, तो ये इंडस्ट्री लॉस में जा रही है। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में भी जूट का डिमांड नहीं है क्योंकि उसके काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि प्लास्टिक वो अवेलेबल हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री। Then give a brief information about the chemical fertilizer industry in India. So first chemical fertilizer factory of India was established in 1906 at Ranipat in Tamil Nadu. The development of this industry started when Fertilizer Corporation of India started its factory at Sindri. ठीक है, तो ये चालू कब से हुआ इसका डेवलपमेंट? जब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी फैक्ट्री सिंड्री में स्टार्ट की उसके बाद से। फिर दिस इंडस्ट्री इज सेंटर्ड इन कहाँ पर है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला। गुजरात में इसकी फैक्ट्रीज कहाँ मिलेगी? लोकेटेड एट कलोल, कांडला, हजीरा, भरूच और वडोदरा। ठीक है, ये सारे सेंटर्स हैं गुजरात में जहां केमिकल फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रीज हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्या प्रोविजन है?
दो आर्टिकल याद रखने हैं, एक है आर्टिकल 17 और दूसरा है आर्टिकल 25। आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्कर के लिए भी। So according to Article 17, untouchability is totally eradicated and its practice in any form is prohibited। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट कर दिया गया है। अगर कोई अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस परफॉर्म करता भी है तो उसको क्राइम कंसिडर किया जाएगा अंडर आर्टिकल 17। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25, स्टेट्स आर गिवन राइट टू फ्रेम अ लॉ टू कंटिन्यू एनी एग्जिस्टिंग लॉ which permits the public institution for social welfare or reforms to keep the Hindu religion institutions open to all Hindu। आर्टिकल 25 हर एक स्टेट को ये पावर देता है कि अगर उसको कोई लॉ जो चल रहा है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि वेलफेयर के लिए अभी भी कंटिन्यू होना चाहिए, अब हिंदू यानी कि जितने भी लोग हैं सब आ गए, हिंदू इंक्लूड्स सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे कास्ट के लोग आ गए, हिंदू में ये 3 रिलीजन आ गए, तो इन सब के वेलफेयर के लिए अगर उस लॉ को चालू रखना है तो स्टेट के पास पावर है कि वो उस लॉ को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दे के नहीं रखा है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये नहीं पता, पर प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने क्या किया, सेक्शंस आर्टिकल बना दिए। ठीक है, तो आर्टिकल 341 में जितने भी कास्ट मेंशन है वो शेड्यूल कास्ट हो गई और आर्टिकल 342 में जितनी भी कास्ट मेंशन है वो सब शेड्यूल ट्राइब में आ जाएंगे। सो इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैव been made to prevent caste based exploitation to wipe out the injustice to them। ठीक है, तो ST SC के साथ जो भी इनजस्टिस हो रही है उसको हटाने के लिए यहाँ पे हमने कुछ प्रोविजन बना दिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341, दोज कास्ट इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर कॉल्ड शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो जो 341 में है वो शेड्यूल कास्ट हो गए, while those caste which are included in the schedule of article 342 are called schedule ट्राइब्स। ठीक है, 342 शेड्यूल ट्राइब। ये जो ट्राइब्स है ज्यादातर कौन से लोग होते हैं, तो पीपल हु लिव मोस्टली इन दी फॉरेस्ट एरिया एंड माउंटेनियस रीजन आर इंक्लूडेड अमंग दी शेड्यूल ट्राइब्स। तो ज्यादातर जो ट्राइब्स हैं जो पहाड़ों और जंगल में रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, शेड्यूल ट्राइब। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा पूरा सॉल्यूशन गाला पेपर 4 सेक्शन बी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।